आज का हम लोग का जो सेशन है वह इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें से दो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि आज एक ही टॉपिक में बताऊंगा। सेशन भले थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये बहुत ही समझ जाओ कि तुम्हारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तुम अंशाल्व देखना पिछले कई सालों का, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, इससे बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाया गया है। ये टॉपिक खुद उठाया गया है और ये जब भी पूछेगा 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा, 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। तो ये जो मैं टॉपिक तुम्हें बताने जा रहा हूं, एक्चुअली तुम किताब में देखो, जो आप अलग अलग तरह के अलग अलग राइटर की बुक यूज कर रहे हो, अलग अलग राइटर के किताब में देखो, या फिर तुम्हारा जो गेस्ट पेपर है उसमें भी देखोगे तो बड़ा लेंदी, थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है। उसमें इतना विस्तृत दिया हुआ है क्योंकि 5 नंबर में होना भी चाहिए, थोड़ा सा विस्तृत होना चाहिए। तो एज अ फिजिक्स, चूंकि मैं खुद जाता हूं काफी जांच करने के लिए, तो एज अ फिजिक्स टीचर होने के नाते हम कॉपी में बस यही देखना चाहते हैं कि जो मेन फैक्ट है उस बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हम केवल उसके मेन फैक्ट पे ही चर्चा करेंगे, बहुत हमको इधर उधर उसको लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हाइगेन्स के, ये टॉपिक है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या। यानी हम यहां प्रकाश के परावर्तन पीछे पढ़कर आए हैं, हम यहां तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। किसकी व्याख्या करेंगे? तरंगों की परावर्तन की व्याख्या करेंगे, और वो भी हाइगेन्स के जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हमने पढ़ा है उसके आधार पर। तो अमूमन पहले थोड़ा सा समझ जाओ कि जो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़कर आए थे, इसके पहले ही चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो प्रकाश का परावर्तन का लॉजिक एक बार समझ जाओ। जब प्रकाश का परावर्तन का लॉजिक समझोगे तो यहां आसान होगा। तो वहां प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते थे कि मान लो यह एक परावर्तक तल हो गया। कौन सा तल हो गया? तो इसमें पढ़ते थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर आती है और परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पढ़े थे तुम। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। मेन नियम पे आते हैं। परावर्तन का नियम क्या था? तो मुख्य रूप से परावर्तन के 2 नियम थे। याद है तुम्हें? मुख्य रूप से परावर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम थे। पहला नियम क्या कह रहे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही था ना उसमें? पहला नियम ये होता था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो पढ़ते थे यही कहते थे कि ये जो आने वाली किरण है अविलंब के साथ जो कोण बनाती थी उसको आपतन कोण कहते थे, और जाने वाली किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती थी उससे हम क्या कहते थे? परावर्तन कोण कहते थे। तो दूसरा नियम ये होता था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही हमको मुख्य रूप से वेवफ्रंट के लिए प्रूव करना है। मुख्य रूप से हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हमको यही प्रूव करके आपको दिखाना है। बात समझ आ रही है ना? मतलब हमने एक बेसिक आपको बता दिया कि ये एक चीज था उसके अंदर, परावर्तन के अंदर ये दोनों चीजें थी। परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम क्या है, तो हमको परावर्तन की ही व्याख्या करनी है। तो परावर्तन का मुख्य नियम यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर आ रही है तो 30 अंश के कोण पर ही टकराकर वहां से जाएगी।
ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरण 30 अंश पे आ रही है और टकराएगी जब तल से तो 60 अंश के कोण पे चली जाएगी, ऐसा नहीं है। दर्पण ले लेना, एक्सपेरिमेंट के लिए मैं बता रहा हूं, दर्पण ले लेना और दर्पण पर ऐसे प्रकाश की किरण जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लेजर लाइट। लेजर क्या होता है? लेजर का पूरा नाम हम बताएंगे, लाइट स्टिमुलेटेड बाय इमिशन एनर्जी, ऐसा करके होता है, हम आगे बताएंगे उसको। तो जब लेजर ऐसे जलाओगे ना तो देखना जब यहां आपतित होगा तो वो एंगल मेजरमेंट कर लेना, माप लेना, और जब ये टकरा कर यहां से फिर जाएगी इसका एंगल मेजरमेंट कर लेना, देखना सेम आएगा। या सबसे आसान सा तरीका, एकदम बिल्कुल इसके ऊपर लंबवत लाइन ऐसे डालो, उसके ऊपर प्रकाश क्या डालोगे? लंबवत डालोगे। तो जब लंबवत डालोगे ना तो देखना कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी एकदम लंबवत होगा। यानी तुमने कितने अंश पे उस पे प्रकाश डाला? 90 अंश पे। कितना अंश पे डाला? और वो रिफ्लेक्ट कितना पे हुआ? 90 अंश पे। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये चीजें याद रखना। और उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम इस थ्योरम को यहां प्रूव करेंगे। उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा इसमें क्या कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर एक दो बार घर जाओ प्रैक्टिस करो तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं देखता हूं इसको। मान लो यह हो जाएगा, एक परावर्तक पृष्ठ है Z और Z डैश। यह एक परावर्तक पृष्ठ है। अभी फिलहाल परावर्तक नहीं है। परावर्तक तब होगा जब हम इसके एक पक्ष को कलई करेंगे या पॉलिश करेंगे, यही ना? ये इसको हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया। अब यहां से दो तरंगे, मान लो इधर से, एक यहां से और एक यहां से, दो तरंगे आपतित हो रही हैं। मान लो t बराबर 0 पे यहां था। कोई वेव इधर से, देखना कोई वेव है जो, चूंकि हमने बताया था कि वेव के कई ऐसे लाइंस होंगे, तो एक मान लो यहां से निकल रही है और आकर यहां टकरा रही है। जिस समय यहां निकला था उसी समय यहां से भी निकला था। और ध्यान से देखना, जब वह यहां से यहां पहुंची थी, जब वह मतलब ये वाली वेव यहां से यहां तक पहुंची थी, तो ये वाली थोड़ा सा और ऊपर ले जाता है, मान लो यहां तक पहुंची थी, ठीक। और फिर जब ये आकर यहां टकरा रही है, हम ये ले रहे हैं t बराबर 0 पर। शुरुआत में t बराबर 0 पर ये वाली वेव यहां थी, ये वाली वेव यहां पे। इसको कोई नाम दे दो, मान लो इसको कोई नाम दे दे p, और ये हो गया कितना? q। ये क्या हो गया? q। यहां थी q पर। अब उसके बाद ये टकराने के बाद ये परावर्तित होगी कि नहीं होगी? तो परावर्तित, अब परावर्तित होगी तो मान लो यह इधर परावर्तित होकर चली गई, और ये वाली प्रकाश की किरण, या सॉरी ये वाली जो वेव है, वह वेव यहां से जितने समय में यहां तक पहुंची p डैश पे, ये वाली वेव जो है, इसको कोई नाम दे दे a और इसको नाम दे दे क्या? b। तो जो a वे वाली वेव थी, जितने समय में वो यहां से यहां पहुंची, उतने समय में यह टकरा कर मान लो यहां तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? इसको कोई नाम दे दे, क्या ले ले? q डैश। q डैश पे पहुंच गई, ठीक। फिर ये टकराने के बाद ये भी इधर परावर्तित होगी। तो एक काम करेंगे, इससे हम इस पे लंब डालेंगे, इससे इस पे क्या करेंगे? लंब डालेंगे। यानी इससे इस पे लंब डालेंगे, ये रेखा पे लंब होगा, ये रेखा पर क्या होगा? लंब होगा। थोड़ा सा और दूर करेंगे ना तब लंब दिखेगा, अभी दूर दिख नहीं रहा, लंब दिख नहीं रहा हो। थोड़ा सा इसको लंब जैसे बनाए, ये मान लो यहां, तो यहां पे कितने अंश का कोण बन रहा है?
90 अंश का। कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। और फिर यहां से भी अभी फिर इसको समझा रहे हैं, यहां पर भी कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश। तो अब यहां ये अभिलंब का कोण काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? 90 अंश, सॉरी, ये अभिलंब का काम कर रहा है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? चूंकि यह कोण आई होगा तो यह वाला कोण भी क्या होगा? आई होगा। और अगर ये परावर्तित किरण हम ले लें, अगर यह आर होगा तो यह वाला कोण भी क्या होगा? आर होगा। फिर आते हैं शुरू से, इसको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझे क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि मान लो एक ही समय दो वेव, एक यहां से एक यहां से, चूंकि एक ही वेव के ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं तो एक ही साथ चलेंगे, मतलब एक ही वेव आ रही है। और वेव जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, हमने बताया था ना, सूक्ष्म कणिकाएं उसमें होती हैं। तो जिस समय यह चला उसी समय यह भी चला, यानी t बराबर 0 पर हमें मान के चल रहे हैं कि जब समय t बराबर 0 था तब ए वाला यहां पहुंचा था और ये वाला कहां तक पहुंचा था? Q तक। फिर जब ये टकराने के बाद जब ये यहां से यहां तक पहुंचा, उस समय जो Q था वह P डैश तक पहुंचा था। कहां पहुंचा था? P डैश तक। यानी ये चले तो दोनों एक ही साथ थे, लेकिन इसको कम डिस्टेंस तय करना था और इसको ज्यादा तय करना था, तो ये बहुत पहले ही परावर्तक पृष्ठ पर आ गई और ये अभी रास्ते में ही थी, तब तक ये टकरा गया। और ये जब तक परावर्तक पृष्ठ तक पहुंची तब तक ये वाली वेव टकराकर कहां चली गई? Q डैश पे चली गई। कहां चली गई? वो Q डैश पर चली गई। तो हम करेंगे क्या? पहले हम इसको स्टेटमेंट के रूप में हमने देख लिया। अब इसको हम उसके थ्योरेटिकल के रूप में देखें तो यह कोण हम आई लेंगे, यह वाला कोण क्या लेंगे? आर। चूंकि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो अभी हमने बताया ना कि जिस कोण से आएगी उसी कोण से क्या होगी? चली जाएगी। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये वाला दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है। तो हम करेंगे क्या? बस हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जितनी दूरी P से Q डैश की है उतनी ही दूरी की कहां से कहां तक की है? P डैश से Q तक की है कि नहीं? क्योंकि अभी कहे ना कि जितने समय में जो Q था वह P डैश तक पहुंचा, उतने ही समय में ये वाली जो वेव थी वह P से कहां पहुंच गई? Q डैश पे पहुंच गई। अब हम इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख रहे हैं। देखना, माना प्रारंभ में कोष्ठ में t बराबर 0 पर दो तरंगे, कौन कौन? A और B कहां पे? बिंदु P क्रमशः बिंदु P तथा बिंदु किस पे थी? Q पर थी। Q पर ना, Q पर थी। T समय पश्चात जब, देखना ध्यान से, T समय पश्चात जब तरंग B से P डैश पर पहुंचता है, Q से P डैश पर पहुंचता है, जब तरंग B कहां से? Q से P डैश तक पहुंचता है, उसी समय उतने ही समय में मतलब ए तरंग कहां पहुंच जाता है? P से Q डैश पर पहुंच जाता है। तरंग ए P से कहां पहुंच जाता है? Q डैश पर पहुंच जाता है। हम लेकर चल रहे हैं माना माध्यम में तरंग की चाल, माना माध्यम में तरंग की चाल कितना है? V है।
माना माध्यम में तरंग की चाल कितना है, v है। इसलिए t समय बाद तरंग द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ये दूरी क्या होगी, इस तरंग द्वारा चली गई दूरी कितना होगी, पी क्यू डैश, यही होगा ना, पी क्यू डैश। और ये बराबर होगा किसके, क्यूपी डैश के बराबर होगा ना। अभी हमने कहा ना कि जितने समय में वो यहां से यहां तक पहुंचता है, उतने ही समय में यह तरंग यहां से यहां तक पहुंच जाता है। तो समान समय में वो तो समान डिस्टेंस तय करेगा ना। तो यह यानी क्या हो जाएगा, हमने लिया क्या, पी क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू या क्यूपी डैश बराबर चाल कितना माने हैं, भी, कितने समय में, टी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू नहीं, पी क्यू पी डैश में, समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू पी डैश में। क्या होगा भाई, पी क्यू पी डैश में हम लेंगे साइन आई बराबर, साइन थीटा बराबर लंब कितना, क्यूपी डैश बटा कर्ण मतलब 90 डिग्री की सामने की भुजा, क्या हो जाएगा, पीपी डैश। यह इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लेंगे फिर किसमें, समकोण त्रिभुज पी क्यू डैश पी डैश में, समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू डैश पी डैश में, पी क्यू डैश किसमें, पी डैश में। फिर अब एंगल साइन कोण कितना है, आर, तो साइन थीटा बराबर इसका भी होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, पी क्यू डैश और बटा कर्ण, इसका भी कर्ण वही है कितना, पीपी डैश। समीकरण नंबर कितना, 3। अब देखो ना, हम यहां ऑलरेडी लिखे हैं कि जो PQ डैश है, ये PQ डैश और QP डैश दोनों का मान सेम है, और वो कितना है, VT है ना। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण किससे, 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, इसमें थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लो, या साइन आर बराबर, या दिस इंप्लाइज दैट साइन आर बराबर PQ डैश के जगह पर कितना रख देंगे हम, QP डैश रख सकते हैं ना। PQ डैश के जगह पर क्या रख सकते हैं, QP डैश और बटा कितना, PP डैश। ये तुम्हारा हो गया समीकरण कितना, 3। अब देखो समीकरण 2 से QP डैश अपान PP डैश का मान साइन आई है, और समीकरण 3 से QP डैश अपान PP डैश का मान क्या है, साइन आर है। यानी ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 2 और 3 से इक्वेट कर दो, साइन आई बराबर कितना, साइन आर, साइन से साइन कैंसिल, आई बराबर कितना, आर। यही तो अपवर्तन का नियम है, यही क्या है, अपवर्तन का नियम है। फिर शुरू से अभी बता रहा है, यही अपवर्तन का नियम है। अर्थात हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर हमने तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कर दिया, यानी उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इतना ही करना होता है तुम्हें एग्जाम में। फिर शुरू से देखते हैं। देखो टॉपिक था हमारा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ये करनी थी। इसके लिए हम मानकर चल रहे हैं कि कोई वेव है, वह उसका कुछ भाग बिंदु ए से निकल रहा है, कुछ भाग कहां से निकल रहा है, बिंदु बी से निकल रहा है, कुछ भाग बिंदु ए से निकल रहा है और कुछ भाग बिंदु बी पर। t बराबर 0 पर मान के चल रहे हैं कि शुरुआत में यह जब तरंग चला था तो ए वाला तरंग बिंदु P तक पहुंचा था, उस समय बी वाला तरंग Q तक पहुंचा था। ठीक है, जब हमने कैलकुलेट करना शुरू किया तो उस समय जो ये तरंग ए था वो ऑलरेडी तरंग बिंदु P पर पहुंच चुका था, जबकि ये बी वाला अभी रास्ते में था। कहां तक पहुंचा था, Q तक। जब ये परावर्तक तल तक पहुंचा, कहां तक, P डैश तक, जब ये वाली तरंग Q से P डैश तक पहुंचा, तब तक ये परावर्तित होकर कहां तक चला गया था, Q डैश तक चला गया था।
ठीक, हम इससे क्या करते हैं, इसको जब इससे मिलाते हैं तो ये लंब रेखा मिलती है हमको, यानी ये 90 डिग्री हो जा बनता है कोण और ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम करेंगे क्या कि माना माध्यम में तरंग की चाल क्या है, v है, तो तरंग की चाल v है, तो t समय बाद हम ये मान के चल रहे थे कि t समय पश्चात ये मतलब ये वाली जो तरंग है वह q से p डैश तक पहुंचती है, यानी q से p डैश तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा, t सेकेंड। कितना सेकेंड लगा, t सेकेंड, और वह t सेकेंड तक यहां पहुंचा तो उतना ही समय में यह p से q डैश तक पहुंच गया, तो यह इसके द्वारा भी लिया गया समय कितना होगा, t सेकेंड होगा ना। तो हम लेकर चल रहे हैं कि माना माध्यम में तरंग की चाल v है, तो t समय बाद तरंग द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो सूत्र होता है कितना, चाल गुणे समय। अब दोनों दूरी सेम है, हम चाहे यहां से यहां तक की दूरी ले, चाहे यहां से यहां तक की, स्टेटमेंट में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो पी क्यू डैश बराबर क्या होगा, क्यूपी डैश, पी क्यू डैश और कितना क्यूपी डैश, ये दोनों दूरी बराबर होगी, और ये दूरी होगी कितनी, सूत्र होता है चाल गुणे समय। तो हमने चाल कितना लिया है v और समय कितना लगा है t, तो ये हो गया। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू पी डैश में, समकोण त्रिभुज कितना पी क्यू पी डैश में सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब कितना है पी डैश क्यू, पी डैश क्यू या क्यू पी डैश, इसका लंब यही है क्यू पी डैश बटा कर्ण। कर्ण किसको कहते हैं, 90 अंश की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पीपी डैश, यह समीकरण 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू डैश पी डैश में, समकोण त्रिभुज किसमें पी क्यू डैश पी डैश में, ये साइन आर बराबर लंब, लंब इसका कौन होगा, ये होगा, यानी पी क्यू डैश और अपान कितना पीपी डैश, इसका कर्ण पीपी डैश, या दिस इंप्लाइज दैट साइन आर बराबर ये क्या हो गया पी क्यू डैश के जगह पर, पी क्यू डैश के जगह पर हम क्या रख सकते हैं क्यूपी डैश, हमने क्यूपी डैश रख दिया, पोस्ट में लिख देंगे अभी, क्योंकि समीकरण किससे एक से, समीकरण किससे एक से, यहां लिख भी देंगे क्यूपी डैश बटा पीपी डैश। अब हम देख रहे हैं कि साइन आर भी पी क्यू डैश अपान पीपी डैश के बराबर है, साइन ये वाला साइन आई भी क्यूपी डैश अपान पीपी डैश के बराबर है, और साइन आर भी क्यूपी डैश अपान पीपी डैश के बराबर है, यानी दोनों के वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है बराबर है, यानी दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, साइन आई बराबर साइन कितना आर, साइन से साइन कैंसिल, आई बराबर आर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही हमारा परावर्तन का नियम है। अर्थात इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या होती है। देखो एक बार